Hello students, welcome back to our lecture. In our previous lecture, we have completed our chapter 3, that is elements of law of contract. आज हम फटाफट उसका सिर्फ क्रिएशन करेंगे in 20 minutes or 30 minutes. So thereafter we'll proceed with the next chapter tomorrow. Okay. तो see रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप बस पढ़ते चले जाओगे और वो ऊपर से उड़ता चला जाएगा. तो एक बार वो चैप्टर खत्म होने के बाद क्विक रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए हम अपनी प्रैक्टिस में यही रखेंगे कि हम जैसे ही चैप्टर खत्म करें वैसे ही हम उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लें. जस्ट क्विक रिवीजन, उसको हम डिटेल में जाके नहीं पढ़ने बैठेंगे, बट बस फटाफट 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 हमने टॉपिक देखा कि हमें याद आ गया कि हाँ ये सही था ये ठीक था, तो वैसे करके हम आगे प्रोसीड कर लेंगे. सबसे पहले हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा, कब आया ये 1872 में. इफेक्टिव कब से, 1 सितंबर 1872. दो स्ट्रक्चर होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में जनरल प्रिंसिपल है, पार्ट 2 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमारा, एग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशन दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट क्या होता है हमारा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशन, अग्रीमेंट इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ये मैंने आपको अपने मेन लेक्चर्स के टाइम पे नोट डाउन भी कराया था. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स जो लॉ में इन्फोर्सेबल हो. इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए यहाँ पे क्या देखना है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा था कि 10-12 हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसके लिए हमने अपना एक शॉर्ट फॉर्म भी याद करा था फॉर रिमेम्बरिंग कि क्या है, कैसे है, कितने एसेंशियल एलिमेंट्स है. अग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. कंसिडरेशन हमारा एडिक्वेट होना मैंडेटरी नहीं है, इनएडिक्वेट भी हो सकता है. प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जहां पर एक ने ऑफर दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया. तो अग्रीमेंट ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. वॉइड एग्रीमेंट मीन्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. और वॉइड एब इनिशियो क्या होता है इसमें, जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही हमारा अनइन्फोर्सेबल है, वैलिड ही नहीं है. नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो इनिशियली तो वैलिड है, जो कि बट ऑन द यू कैन से कि अग्रीड पार्टी उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मेनली इसका एक एग्जांपल है जो कि हमारी फ्री कंसेंट से नहीं बनाया गया, जहां पर कुछ भी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन इन्वॉल्व है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनफोर्सेबल होता है अनलेस जो अग्रीड पार्टी होती है उसको रिजेक्ट नहीं करती है. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जो कि यू कैन से कि अनइनफोर्सेबल हो सकता है ऑन द डिपेंड्स ऑन द अग्रीड पार्टी. नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि स्टार्टिंग में तो वैलिड था, जब आपने बनाया वो वैलिड था, बट लास्ट बाद में वो अनइनफोर्सेबल हो गया या फिर इनफोर्सेबल है ही नहीं. वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लॉ में चेंज होने से हो सकता है, या फिर इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म है तो भी हो सकता है. अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट गुड है, उसमें हर एक चीज है, बट उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट. इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, लेट से कि कोई अग्रीमेंट है जो स्टैम्प पेपर पे होना मैंडेटरी है, जिसको रजिस्टर करना जरूरी है, बट हमने वो स्टैम्प पेपर पे नहीं करा. बट जैसे ही हम उसकी स्टैंपिंग कर लेते हैं, उसको स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिर से वैलिड हो जाए. इलीगल अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है, जो हमने पढ़ा था 5 चीज, कि अगर इसमें से किसी भी पर्पस के लिए वो बनाया गया है तो दैट इज इलीगल अग्रीमेंट. कौन कौन से पर्पस थे जो अनलॉफुल थे, फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है, कुछ ऐसा इलीगल काम करने के लिए है, तो दैट इज इलीगल अग्रीमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस जो कि बाय वर्ड स्पोकन, और
आप एक्सप्रेसली उसको इन रिटन या ओरल कैसे भी बना सकते हो। इम्प्लाइड जो कि बाय कंडक्ट और बाय द एक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट बने। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ क्रिएट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टी अपने अपने काम को परफॉर्म कर चुकी है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट जहां पे चाहे तो दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं करे अपने प्रोमिसेस को, या फिर एक ने परफॉर्म कर लिया। अगर एक ने परफॉर्म कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल। और जहां पे दोनों ने परफॉर्म नहीं करा उसको हम क्या बोलेंगे? बाईलेटरल। आई होप इधर यस, आई होप यहाँ तक आप सबको बिल्कुल क्लियर है कि कैसे क्या है। नेक्स्ट, यस, दिस इज द गोल्डन रूल। ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर void, बट ऑल void agreements are not illegal। मतलब जितने भी इलीगल अग्रीमेंट है वो हमारे void तो है ही, बट सारे void agreements इलीगल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हमने पढ़ लिया। यस, नेक्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? टू पार्टीज, दो पार्टी होनी चाहिए, ऑफर एंड ऑफरिंग। टर्म्स हमारे डेफिनेट होने चाहिए। अग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, कंसेंस। इसमें हमने एक मैक्सिम पढ़ी थी क्या? कंसेस एड इडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, जो कि सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम पे उसको इंटरप्रेट करा जाए। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमारा इंटेंशन होना चाहिए उसका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड के केस में इट इज प्रिज्यूम्ड कि उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटरेस्ट नहीं है, और कमर्शियल के केस में इट इज प्रिज्यूम्ड की होता है। बट अगर कमर्शियल के केस में आपको नहीं रखना है तो आपको स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमने एक मैक्सिम पढ़ी थी, क्विड प्रो क्रो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, टू डू एनीथिंग भी हो सकता है, टू नॉट डू भी एनीथिंग हो सकता है। कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रियल, लॉफुल, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। प्री कंसेंट होना चाहिए। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल है, बट सॉरी वॉइड है, अगर प्री कंसेंट नहीं है तो वो वॉइडेबल। प्री कंसेंट कब मानेंगे कि है? जब वो किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक से नहीं ली गई होगी। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। उसके लिए फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, डिफीट नहीं करना चाहिए, फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, इंश्योर द पर्सन और प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए उस लॉफुल ऑब्जेक्ट, उस अग्रीमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इंश्योर टू द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, और इमोरल या पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अग्रीमेंट्स होते हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड होते हैं, डिक्लेयर करे गए लॉ में, जैसे कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज द एग्जांपल। नेक्स्ट, मीटिंग सर्टेनिटी ऑफ मीटिंग। टर्म्स हमारे क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। इम्पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए परफॉर्म करने का, उस कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बोलता, बट जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, स्टाम्प एक्ट बोलता है कि आपको इतने रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है, तो दैट इज लीगल फॉर्मेलिटीज, जहां पर भी रिक्वायर्ड है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने ये दो शॉर्ट फॉर्म पढ़े थे। प्रोजेक्ट ऑलवेज क्रिएट इनकम, कंपनीज केयरफुली फॉलो लॉ, नेवर कॉज पब्लिक लिटिगेशन। These are the you can say कि short forms to remember all the essential elements of the contract. Next is please always carry important contract checklist for laws, never create poor loopholes. Next, हमने ऑफर, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये सबको डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट ब्रीफ देते हुए चलते, क्योंकि हम ये समरी लेक्चर है हमारा, समरी कर रहे हैं। अगर इसमें ही सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने लगे तो मेन लेक्चर्स का क्या फायदा। तो ऑफर को रूल्स कौन कौन से गवर्न करते हैं? क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। मस्ट बी कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना है किसको? ऑफरी को। कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कैन बी स्पेसिफिक और जनरल।
अब एक्सेप्टेंस को कौन कौन से रूल्स गवर्न करने हैं, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर पर्टिकुलर मोड प्रिस्क्राइब है कि इस पर्टिकुलर मोड पे ही आपको एक्सेप्ट करना है तो हमें उसी पर्टिकुलर मैनर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मस्ट बी अनक्वालिफेबल एंड एब्सोल्यूट, वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। आपको जैसा ऑफर दिया गया आपको वैसा एज इट इज एक्सेप्ट करना है। काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए। काउंटर ऑफर मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। मस्ट बी कम्युनिकेट, सिर्फ मेंटल एक्सेप्टेंस इनफ नहीं, आपको वो ऑफर को कम्युनिकेट भी करना है ऑफर को। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ऑफर कैन प्रिस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट मोड ऑफ रिजेक्शन। ऑफर क्या कर सकता है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता सकता है बट मोड ऑफ रिजेक्शन आपका नहीं बता सकता। इफ ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मिंग एन एक्ट, नो कम्युनिकेशन नीडेड। अगर कोई ऐसा ऑफर है जो हम कुछ एक्ट करने से उसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी तो उसको हमें एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक्सेप्टेंस आपको रिजनेबल टाइम पीरियड में देना है बिफोर द ऑफर आपका लैप्स। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट, लीगली हम पढ़ चुके हैं, कंसिडरेशन भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। काइंड ऑफ कंसिडरेशन ये भी मैंने आप, काइंड ऑफ कंसिडरेशन में फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। फ्यूचर क्या होता है, प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ एक्ट को फ्यूचर में करने का। प्रेजेंट क्या है कि हम वो एक्ट आज की डेट में परफॉर्म कर रहे हैं। और पास्ट जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी ही कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। पास्ट कंसिडरेशन कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, सिर्फ एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन होता है। इंडियन लॉ हमारा तीनों काइंड ऑफ कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज करता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, मैं इधर दोबारा नहीं पढ़ूंगी। अग्रीमेंट वॉइड एज पोस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये भी हो चुका है। यस, अब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेशन कैसे कहा जाएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया या टर्मिनेट हो गया या फिर खत्म हो गया, एंड हो गया बेसिकली। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज परफॉर्म कर चुकी हैं। म्यूचुअल अग्रीमेंट, हमने म्यूचुअली अग्री करा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें, इवन तो परफॉर्मेंस हुई थी नहीं हुई थी, बट हमने म्यूचुअली अग्री क्या करा कि ठीक है अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे। लैप्स ऑफ टाइम, जिस टाइम के पीरियड के लिए करना था वो टाइम पीरियड ही लैप्स हो गया। ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ही चेंज हो गया जिसकी वजह से जिस काम के लिए हमने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो उसका कोई पर्पस नहीं है या वो इलीगल हो गया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं रहा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हमने ब्रीच कर दिया या फिर जो लिखा था कॉन्ट्रैक्ट को वो हमने फुलफिल नहीं करा इधर पार्टी, तो दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस केस में भी हमारा डिस्चार्ज मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ये से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे प्रॉमिसर ने ऑफर करी अपनी परफॉर्मेंस बट प्रॉमिसिंग ने रिफ्यूज कर दी, तो उस केस में प्रॉमिसी उसको फर्दर स्यू नहीं कर सकता ब्रीच के लिए और प्रॉमिसर अपनी सारी लायबिलिटी से फ्री हो जाता है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या वैलिड कंडीशन है। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। इसमें हमें प्रॉमिसर को कुछ भी कंडीशन नहीं डालनी है कि मैं आपको तभी परफॉर्म करूंगा जब आप ये करोगे। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। मेड अंडर सर्कमस्टांसेस, जहां पे प्रॉमिसर की एबलनेस और विलिंगनेस दिखे उसको परफॉर्म करने की। अगर गुड्स का केस है तो प्रॉमिसी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उस गुड्स को इंस्पेक्ट करने की। और अगर जॉइंट प्रॉमिसीज है, अगर आपने किसी एक को भी अपनी परफॉर्मेंस टेंडर कर दिया तो इट मीन्स कि वो हमने सबको टेंडर करे। नेक्स्ट, इसमें जॉइंट प्रोमिसेस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि ऑल जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट परफॉर्म। अगर डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव प्लस अदर सर्वाइवर्स मस्ट परफॉर्म। अगर सबकी ही डेथ हो जाती है तो सारे सर्वाइवर्स मिलकर करेंगे। और प्रोमिसी में कंपेयर एनीवन टू परफॉर्म द रोल, और जो भी प्रोमिसर है वो भी कंपेल कर सकता है अदर को प्रोमिसर्स को टू परफॉर्म द एक्ट, एंड जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली। नेक्स्ट, हमने असाइनमेंट में पढ़ा था राइट्स और बेनिफिट्स असाइन करे जा सकते हैं बट लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन आप असाइन नहीं कर सकते। राइट्स और बेनिफिट्स आप असाइन कर सकते हो बट लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन आप असाइन नहीं कर सकते। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, इसमें क्या होता है, 5 मोड होते हैं। नोवेशन, जहां पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से, चाहे बिटवीन सेम पार्टी और डिफरेंट पार्टी।
ऑल्टरेशन जहाँ पे कोई मटेरियल टर्म में ऑल्टरेशन करेंगे। रेसिशन जहाँ पे कैंसिल कर दिया बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। रेमिशन जहाँ पे लेसर परफॉर्मेंस, लेस अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करके हमने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया या मान लिया कि हो गया। वेवर जहाँ पे एक पार्टी ने डिलिबरेटली अबैंडन कर दिया कि हमें आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में हमने पढ़ा था मर्जर, अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन और इंसॉल्वेंसी। मर्जर में जहाँ पे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट मर्ज हो जाता है सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट से। अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन मतलब उस एक्ट में ही कुछ तो ऐसा हमने ऑल्टरेशन कर दिया जो कि मटेरियल था, लॉ ने उस लॉ के आने से उस हमारे ऑब्जेक्टिव में कुछ मटेरियल ऑल्टरेशन हो गया। तो बाय इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी जहाँ पे कोर्ट ने या ऑर्डर दे दिया कि जो भी आपके प्री एक्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे आपके वेव ऑफ होते, तो वो भी डिस्चार्ज वहां पे भी हम मानेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। इसमें इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी था कि कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा इम्पॉसिबल चीजों के लिए बना, तो दैट इज वॉइड एब इनिशियल। तो सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट बाद में ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ, ड्यू टू इम्पॉसिबल एक्ट हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना इज इम्पॉसिबल। नॉलेज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इफ प्रॉमिसर न्यू कि ये इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना तो उस केस में वो कंपनसेट भी करेगा। यहाँ पे मैं वापस से केस लॉस वगैरह नहीं पढ़ा रही हूँ, आपने केस लॉस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसमें था सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का फ्रस्ट्रेशन कहते हैं इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग। डिस्चार्ज बाय ब्रीच क्या होता है? जब कोई भी पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं करी या फिर एक पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं करी या फिर जो भी प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस करी वो डिफेक्टिव थी, दैट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच। इसमें एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच जब परफॉर्मेंस ड्यू हो गई उस टाइम पे या फिर जब हम परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे प्रॉमिसर ने धोखा दे दिया। और एंटिसिपेटरी ब्रीच जहाँ पे परफॉर्मेंस जब करनी थी उससे ड्यू होने से पहले ही हमने प्रॉमिसर ने मना कर दिया। रेमेडीज क्या है इस केस में? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन कर दो और रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस। प्रॉमिसर क्या कर सकता है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर देगा और फर्दर परफॉर्मेंस मांगेगा, रिफ्यूज कर देगा। सॉरी, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकते हैं, इंजंक्शन के लिए स्यू कर सकते हैं, क्वांटम मैग्नेट के लिए स्यू कर सकते हैं। क्वांटम मैग्नेट क्या था? एज मच एज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो पार्टी के बीच में होती है जहां पर प्रॉमिसर खुद ही प्रॉमिसी को यू कैन से कि इंडेमनीफाई करता है। वहां पे बोलता है कि अगर मैंने कुछ या फिर आपको इस ट्रांजेक्शन की वजह से कुछ भी लॉस हुआ तो आई एम द वन हु विल मेक द गुड टू द दैट लॉस। तो इसमें इंडेमनीफायर कौन होता है? प्रॉमिसेस टू मेक। और इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? वन हुज लॉस इज मेड। इंडियन लॉ में सिर्फ कवर्ड होते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, प्योर एक्सीडेंट वगैरह नहीं कवर होते हैं, बट ये इंग्लिश लॉ में आपके कवर होते हैं। इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट है? ऑल डैमेजेस को रिकवर करना, कॉस्ट जो भी इनकम हुई है उसको ब्रिंग करने पर, डिपेंड करने में, ऑल सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? जहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। लेट्स से कि ए ने बी को कुछ प्रॉमिस करा परफॉर्म करने के लिए, बट सी ने एज अ श्योरिटी उस चीज की गारंटी दी बी को कि अगर ए नहीं करेगा या ए कुछ भी डिफॉल्ट करता है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। Surety, person who gives the guarantee, principal debtor for whom the guarantee is given, and debtor, person to whom the guarantee is given. श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? हमारी सेकेंडरी होती है। जब भी प्रिंसिपल डिफॉल्ट करेगा उसके बाद भी हमारी लायबिलिटी ट्रिगर होती है। ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। कंसिडरेशन रिसीव बाय द प्रिंसिपल डेटर इज द सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है? इसमें टू, इसमें इंडेमनिटी में टू, गारंटी में तीन। नेचर ऑफ लायबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी। रिक्वेस्ट, इसमें कोई भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है और प्रिंसिपल डेटर खुद ही अपने लिए यू कैन से कि इंडेमनीफाई करने के लिए खुद ही बोलता है। इसमें श्योरिटी एक्ट करता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर।
एग्जिस्टिंग डेट, इंडेमनिटी के केस में कोई भी एग्जिस्टिंग डेट नहीं होगा, सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है कि मे और मे नॉट बी हैपन। कॉन्ट्रैक्ट के गारंटी के केस में देयर इज एन एक्सिस्टिंग डेट। और राइट टू स्यू थर्ड पार्टी इंडेमनिटी के केस में कोर्ट स्यू नहीं कर सकता क्योंकि दो ही पार्टी इन्वॉल्व है। एंड गारंटी के केस में श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकते हैं फॉर हिज ओन राइट। श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होती है? कोएक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर, जितनी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी ही श्योरिटी की लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर कैन स्यू द श्योरिटी डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट पेइंग द प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी लायबल होता है इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट, बट उसके पहले नहीं होगा। Specific guarantees for single transaction, quantitative guarantees for series of transaction. गारंटी कैसे रिवोक होती है? बाय नोटिस और बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या राइट है? अगेंस्ट क्रेडिटर कि अगर उसने कोई भी बेनिफिट लिया है, एंटाइटल्ड टू बेनिफिट एवरी सिक्योरिटी, जो भी अगर कोई सिक्योरिटी दी है जो क्रेडिटर होल्ड करता है, किसके अगेंस्ट? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। और क्रेडिटर ने वो लॉस कर दिया उस सिक्योरिटी के साथ, प्रिंसिपल डेटर को पार्ट कर दिया, तो श्योरिटी की लायबिलिटी उस सिक्योरिटी की वैल्यू का डिस्चार्ज हो जाती है। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी खुद एक क्रेडिट बन जाता है, किसका? प्रिंसिपल डेटर। अगेंस्ट वो श्योरिटीज राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर सबने 4 लोगों ने मिलकर कुछ किसी चीज की गारंटी दी है तो दे ऑल आर इक्वली लायबल। अगर एक ने पे कर दिया तो उसको श्योरिटी का राइट बनता है अगेंस्ट अदर को श्योरिटी की, वो उनसे कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, उन्हें स्यू कर सकता है। श्योरिटी की लायबिलिटीज कैसे डिस्चार्ज होती है? नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय नोटिस, बाय डेथ। इन सब केसेस में हमने पढ़ा था कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होती है, सिर्फ उस टाइम तक जो भी ट्रांजैक्शन इनकर कर रहे हैं उसके लिए तो हमारा श्योरिटी ही लायबल होगा। नोटिस के केस में श्योरिटी, डेथ के केस में श्योरिटी का ही स्टेट लायबल होगा। वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, इस केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्रेडिटर रिलीजेस प्रिंसिपल डेटर और एक्ट्स, तो उस केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्रेडिटर ने कोई भी अरेंजमेंट कर लिया, कंपोजिशन कर लिया, टाइम एक्सटेंशन दे दिया प्रिंसिपल डेटर को विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रिलायबिलिटी, क्रेडिटर का कोई भी ऐसा एक्ट हो गया जिसकी वजह से लेट से कि क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से या फिर जो सिक्योरिटी दे रखी थी प्रिंसिपल डेटर ने उसको यू कैन से कि एनकेज करने में ओमिट हो गया, भूल गया कि ऐसी कोई प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी ले रखी थी और वो प्रिंसिपल डेटर ने सेल आउट कर, तो उस केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो इवेंचुअली कम हो जाएगी उस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के अमाउंट से। या फिर क्रेडिटर लॉस करता और पार्ट विद सिक्योरिटी गिवन बाय द क्रेडिटर, उस केस में भी हमारी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। इस केस में एक शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हो, एनडीवी, नेवर डिले वैल्यूएबल रिवीजन एंड इग्नोर लर्निंग, कभी भी रिवीजन को डिले मत करो और लर्निंग को इग्नोर मत करो। एंड फॉर notice, D for delay, V for variation in the terms of material contract, R for release, creditor ने रिलीज कर दिया, A for arrangement, compromise, extension, I for impairment, L for loss of security. Next topic is contract of bailment and pledge. bailment क्या होता है? जहाँ पे टेम्पररी पर्पस के लिए वॉलंटरली मैंने अपना गुड्स डिलीवर करे किसी पर्सन को फॉर द टेम्पररी पर्पस, फॉर द टेम्पररी यूज, तो दैट इज पेमेंट। जो कि काम होने के बाद मेरे को रिटर्न कर देगा या मेरी डायरेक्शन पे भी उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। इसका गुड है जो डिलीवर करता है वो कौन होता है? बेलर। और बेली कौन होता है? जिसको गुड्स मिला। ओनरशिप किसके पास होती है? हमेशा बेलर के पास, और पोसेशन बेली के पास। डिलीवरी आपकी एक्चुअल हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। टाइपिंग में होता है प्रीवियस बेलमेंट, जहाँ पे रेम्युनरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, बेलमेंट फॉर जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कंसिडरेशन हमारा इम्पोर्टेंट है। डेयरी की क्या क्या ड्यूटी है? रिजनेबल केयर करना उस गुड का, नॉट यूज गुड्स अनऑथराइज्डली, कीप गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज ओन, अपने खुद के गुड से उसको सेपरेट रखे। इसमें हमने पढ़ा भी था कि अगर वो सेपरेट नहीं रखता है तो क्या कंडीशन हो सकता है, सेपरेट रखता है, सेपरेट नहीं रखता और वो सेपरेबल है तो उस केस में उसका जो भी सेपरेट करने का एक्सपेंस होगा वो वैल्यू बेयर करेगा।
और अगर गुड्स ऐसा है जो इंसेपरेबल है तो उस केस में जो भी उसकी प्रोडक्शन होगी उसमें बेलर का भी इंटरेस्ट होगा। नॉट सेटअप एडवर्स टाइटल, अपना टाइटल गुड पे ना सेटअप करें। रिटर्न गुड्स ऑन टाइम और पर्पस कंप्लीशन, रिटर्न एनी इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स, इसमें हमने काउ एंड काउ का एग्जांपल पढ़ा था। नेक्स्ट इज बेलीज पर्टिकुलर लीव। बेली को कब राइट है कि उस गुड्स को रिटेन कर लो अगर बेलर ने उसको कॉम्पेंसेट नहीं करा है, तो जहां पे उसकी लेबर और स्किल यूज करी गई है उस केस में वो रिटेन कर सकता है गुड्स को, अगर बेलर उसको एप्रोप्रिएट कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करता। पर्टिकुलरली सिर्फ उस स्पेसिफिक गुड पे, जनरली एनी प्रॉपर्टी जो भी उसके पोजीशन में है उन पे वो लीन क्रिएट कर सकता है। बेलर की क्या क्या ड्यूटी है? मस्ट डिस्क्लोज नॉन फॉल्ट, वो जो भी नॉन फॉल्ट है उस गुड में मस्ट डिस्क्लोज करे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ भी इनकम करें बैंक ने उस गुड को प्रिजर्व करने में तो वो पे करे। मस्ट इंडेमनिफाई वैल्यू फॉर लॉस, तो बेलर के डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर कुछ भी लॉस बेयर करना पड़ा है बेल को तो वो उसको इंडेमनिफाई करे। बेलमेंट कब टर्मिनेट होता है? ऑन बेलीज रॉन्गफुल यूज और डिस्पोजल, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड और कंप्लीशन ऑफ पर्पस, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और चेंज। और बेलमेंट कब टर्मिनेट होता है? एनी टाइम बाय बेलर, बट अगर उस टर्मिनेशन से बेलिंग को कोई नुकसान होता है, जितना उसको बेनिफिट होना था उससे ज्यादा अगर उसको नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बेलर करेगा। और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमने पढ़ा था, उस केस में जो भी फाइंडर होता है लॉस्ट गुड्स, तो वो कैसे एक्ट करता है? एज अ बेनी, कैन स्यू फॉर एनी ऑफर्ड रिवॉर्ड, किसी भी रिवॉर्ड के लिए वो स्यू कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है अंटिल तो रिवॉर्ड पेड ऑफ नहीं होता है। अगर कोई रिवॉर्ड ऑफर नहीं करा गया तो वो कब तक के लिए पर्टिकुलर लीव रख सकता है? जब तक उसके जो भी उसने ट्रबल करा और एक्सपेंसेस जो भी उसको कंपनसेशन का नहीं होता। और कैन सेल द गुड्स इफ ओनर कांट बी ट्रेस्ड विद रीजनेबल डिलीजेंस, और ओनर ने रिफ्यूज कर दिया लॉफुल चार्जेस देने से, एंड जो गुड्स है वो पेरिशिंग नेचर का है और जो भी चार्जेस उसके खुद के इनकर्ड हुए 2/3 वैल्यू ऑफ द गुड्स है तो वो सेल आउट कर सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था करियर और इनकीपर हमारे क्या होता है? वैल्यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेज। प्लेज के केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई लोन लेने के लिए हमने कोई भी अपने गुड को लेंडर के पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है तो दैट इज प्लेज, जो कि वो सिक्योरिटी को वापस कब करेगा? जब हम उसको रीपे कर देंगे। तो पेलर जो जिसने गुड्स को डिपॉजिट करा वो कौन है? कॉर्नर, और जिसने नहीं जिसके पास करा वो कौन है? कॉर्नर। नेक्स्ट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का होता है प्लेज के डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द कॉर्नर इन पर्सन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए और विद द कंडीशन कि आप रिटर्न करोगे जैसे ही आपकी रीपेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट कॉर्नर के डिफॉल्ट पे क्या क्या होता है? कॉर्नर के पास क्या क्या राइट होगा? स्यू कर सकता है अमाउंट के लिए, सेल कर सकता है गुड्स को उसके लिए स्यू कर सकता है, और खुद ही गुड को सेल आउट कर सकता है विद रिजनेबल नोटिस, आप रिजनेबल नोटिस। और उस गुड को सेल करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट रहता है जो उसका बच जाता है तो उस डेफिशिएंसी के लिए उसको स्यू कर सकता है। कॉर्नर की क्या क्या राइट होते हैं? इफ कॉर्नर सेल्स विदाउट नोटिस, अभी हमने पढ़ा ना रिजनेबल नोटिस देना, अगर बिना नोटिस के बेच दिया तो कॉर्नर स्यू कर सकता है रिडेम्पशन के लिए और क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस। नॉन ऑनर्स प्लेज कर सकते हैं क्या? जनरली नहीं कर सकते हैं बट इन सब केसेस में प्लेज कर सकते हैं। मर्केंटाइल एजेंट के केस में सेलर इन पोजीशन आफ्टर द सेल ऑफ द गुड्स, ऑनर का कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट है, वो ऑनर इन पोजीशन को ओनर भी पोजीशन में है उनसे कंसेंट ले लिया है। पर्सन अंडर कोएडिबल कॉन्ट्रैक्ट, कोएडिबल कॉन्ट्रैक्ट है बट जब तक वो पोजीशन में है तब तक अग्रीड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करा है तो उस केस में भी वो प्लेज कर सकता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी का होता है रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। एजेंट को क्यों एम्प्लॉय करा जाता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होती है? मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब ओरल या रिटन रिटन कैसे होती है? पावर ऑफ अटॉर्नी की हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरीके की होती है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में होता है हमारा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और जनरल
जो हम बनाते हैं कि इस काम के लिए आपको जितना भी वो करना है, या फिर हम जनरल अथॉरिटी देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे ये सारे काम कर सकते हैं, दैट इज जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी। इम्प्लाइड एजेंसी की होती है जो बाय कंडक्ट। इम्प्लाइड एजेंसी के भी टाइप्स पढ़ेंगे। एजेंसी बाय इंस्टॉलमेंट, इस केस में ट्रांसफर ऑफ इमोबल के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस केस में होनी चाहिए। आपको एग्जांपल दे देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी इन ऑल द केसेस इन लोन केसेस, तो आपको पता होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में आपका पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। नेक्स्ट इम्प्लाइड एजेंसी के टाइप्स हम पढ़े थे। एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय स्टॉपल क्या होता है, जहां पर बी बता रहा है कि मैं ए का एजेंट हूँ, ऑल्दो वो नहीं है, बट ए को पता है कि बी सबको बता रहा है कि वो उसका एजेंट है, बट वो डिनाई नहीं कर रहा उस चीज को, तो एजेंसी बाय स्टॉपल वो बाद में भी उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। वाइफ हमेशा हस्बैंड की एज एन एजेंट होती है, कुछ सिनेरियोज में नहीं होती है, जहां पर हस्बैंड ने क्रेडिट को बॉन्ड कर रखा है कि आप मेरी वाइफ को मत लेना सामान क्रेडिट के, जहाँ पे उसने अपनी वाइफ को फॉरवर्ड कर रखा है, जहाँ पे वाइफ ऑलरेडी उस सफिशिएंट सप्लाईज की के पास है, और जहाँ पे उसको सफिशिएंट अलाउंस मिलता है। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पर हमने ऐसा एजेंट अपॉइंट नहीं करा, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट हो गई कि हम उस पर्सन के एजेंट बन गए, दैट इज एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जहाँ पर जब एक्ट करा गया तब वो मेरा एजेंट नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम मैंने उसको रेटिफाई कर दिया, मैंने उसको अप्रूवल दे दी ठीक है आप मेरे एजेंट हो। और ये कब से इफेक्टिव होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रेटिफिकेशन। इसमें हमने एक नेक्स्ट भी पढ़ी थी, एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी, मतलब काम होने के बाद हमने बाद में आपको बोल दिया। कंडीशंस क्या है वैलिड रेटिफिकेशन की, कि एजेंट मस्ट एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एज एजेंट, एजेंट को एक्सप्रेसली बताना है कि मैं एजेंट हूँ, और वो भी कौन से प्रिंसिपल का जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता हो और कॉम्पिटेंट हो। प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट बोथ व्हेन एजेंट एक्टेड एज व्हेन ही रेटिफाइज, प्रिंसिपल को फुल नॉलेज होनी चाहिए मटेरियल फैक्ट्स की, और विद इन रिजनेबल टाइम को रेटिफाई करना पड़ेगा। कैन नॉट सब्जेक्ट टू थर्ड पार्टी, उसके रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, और ओनली लॉफुल एक्ट्स कैन बी रेटिफाइड, कोई भी अनलॉफुल एक्ट्स हम रेटिफाई नहीं कर सकते। क्लासेस ऑफ एजेंट हमारे क्या होते हैं, क्लासेस ऑफ एजेंट हमारे स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट एंड सब एजेंट। स्पेशल एजेंट जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होगा, जनरल एजेंट जो सारे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होगा, एंड सब एजेंट इज जो एजेंट ने अपने अंडर अपॉइंट कर रखा है। प्रिंसिपल ने एजेंट को करा, एजेंट ने फर्दर अपने अंदर किसी को करा, उसको हम क्या कहते हैं, सब एजेंट। इसमें भी एक मैक्सिम है हमारी जो आप नीचे शायद से कवर करेंगे, कि डेलीगेटर आपका डेलीगेट नहीं कर सकता, जिसमें फिर आपके फर्दर कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं कि किस किस केसेस में आपका एजेंट डेलीगेट कर सकता है, किस किस केस में डेलीगेट की आपका डेलीगेट कर सकता है, जिसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जहाँ पे उसको काम की जो परफॉर्म करना है उस काम का बेसिक नेचर ही वही है कि अगर हम सब एजेंट को नहीं देंगे तो वो काम नहीं परफॉर्म हो सकता। प्रिंसिपल को इंटेंशन पता है एजेंट का क्या है, उसको पता है कि एजेंट सब पीछे अपने अंदर एक एजेंट को अपॉइंट करना चाहता है या करेगा, या फिर वहां का ट्रेड कस्टम है, ऐसे करके अपने 5-6 एक्सेप्शन पढ़े थे वहां पे। नेक्स्ट मर्केंटाइल एजेंट के क्या क्या टाइप होता है, फैक्टर जो कि अपेरेंट ओनर होता है, जो अपने नाम पे परचेज एंड सेल करता है। ब्रोकर जो सेल और परचेज करता है किसके नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे, और क्या लेता है, ब्रोकरेज। देन क्रेडिट एजेंट जो गारंटी देता है कि बायर जो भी है उसको अगर मैं क्रेडिट पर बेचूंगा तो वो पैसे दे देगा, वो किस लिए गारंटी देता है, कौन सा, फॉर एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, उसको क्या कहती है, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन। ऑप्शनल जो सेल करता है हाईएस्ट बिडर को, ये किसका एजेंट होता है, सेल को होता है, सेलर को होता है बिफोर द सेल, एंड बायर को होता है आफ्टर द सेल। नेक्स्ट इज पार्टनर, हर पार्टनर एजेंट होता है किसका, फर्म का, एंड को पार्टनर्स। बैंकर्स, बैंकर्स आर द एजेंट्स ऑफ द देयर कस्टमर। एजेंट की क्या क्या ड्यूटी है,
act within the scope of authority or follow instruction, follow business custom, अगर कोई भी express instruction नहीं है तो exercise reasonable skill and diligence, disclose material information, तुरंत ही उसको जैसे ही उसको किसी भी चीज की material information मिली उसको promptly उसको disclose करना अपने प्रिंसिपल को। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सबको जाके नहीं डिस्क्लोज करनी, प्रिंसिपल ने उसको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताई तो उसको हर किसी को जाके डिस्क्लोज नहीं करनी। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना, उसको किसी भी एक ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए एजेंट नहीं करना जिसमें उसका खुद का कुछ इंटरेस्ट हो। मेंटेन ट्रू अकाउंट्स और नो सीक्रेट प्रॉफिट, अगर उसने कुछ भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो प्रिंसिपल उसको डिसमिस भी कर सकता है, रिकवर करेगा सीक्रेट प्रॉफिट को, यूज कर देगा एजेंट की कमीशन को और इवन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, जिसके हमने अभी एक्सेप्शंस भी किए। व्हेन एजेंट में डेलीगेट, जहां पे प्रिंसिपल खुद अलाउ करता है, जहां पे ट्रेड कस्टम उसको परमिशन देता है, जहां पे प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए एसेंशियल है, जहां पे इमरजेंसी है, जहां पर वर्क पूरा ही मिनिस्ट्रियल नेचर का है, जहां पे प्रिंसिपल को एजेंट का इंटेंशन पता है। एजेंट के क्या क्या राइट है? राइट टू गेट द रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा या फिर उसके जो भी एक्सपेंस इनकम करे हैं वो नहीं मिल रहे तो ही कैन रिटेन द गुड, और राइट टू बी इंडेमनिफाइड प्रिंसिपल फॉर चार्जेस और एक्सपेंसेस जो भी उसने प्रॉपर्टी इनकम करे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट, एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है? जितनी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल अथॉरिटी, और उस कॉन्ट्रैक्चुअल अथॉरिटी को फुलफिल करने के लिए अगर कुछ नेसेसरी जैसे कि आपसे जो से करने पड़ेंगे दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, और वी कैन से ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल की? अगर एजेंट ने कोई भी एक्ट करा है जहां पे प्रिंसिपल डिस्क्लोज है वो प्रिंसिपल इज पर्सनली लायबल, एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल और उस थर्ड पार्टी के बीच में हुआ। प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं है, ये पता है कि वो ऐसा एजेंट काम कर रहा है बट किसका एजेंट है वो नहीं पता, उस केस में जैसे ही पता चलेगा कि ये इसका प्रिंसिपल है तो वो पर्सनली लायबल होगा। कंसील्ड प्रिंसिपल, जहां पे पता ही नहीं है कि एज एन एजेंट काम कर रहा है, जहां पे एजेंट अपने बिहाफ पे खुद ही काम कर रहा है, उस केस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा, बट जब पता चल जाएगा कि ये एज एन एजेंट काम कर रहा था, इसका प्रिंसिपल ये है, तो उस केस में प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों भी लायबल होंगे। जो थर्ड पार्टी वो किसी को भी स्यू कर सकते, प्रिंसिपल को भी स्यू कर सकती है, एजेंट को भी स्यू कर सकते हैं और दोनों को भी स्यू कर सकती है। Principal is liable for agent frauds or wrongs committed within the scope of authority, even if solely for agents. प्रिंसिपल भी लायबल होता है अगर उसने अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत कुछ भी काम करा है तो, इवन उसका सोल पर्पस क्या था? एजेंट का खुद का बेनिफिट। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी, एजेंट की कब का पर्सनल लायबिलिटी आती है? थर्ड पार्टी को, जहां पर वेयर एजेंट अग्रीज, जहां पे एजेंट अग्री करता है कि वो पर्सनली लायबल होगा, जहां पे प्रिंसिपल अब्रॉड में रहता है, जहां पे एजेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है ऑन नेम विदाउट इंडिकेटिंग री साइनिंग एज एन एजेंट, जहां पे प्रिंसिपल को हम स्यू नहीं कर सकते, जहां पे प्रिंसिपल माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है। ब्रीच ऑफ वारंटी, जहां पे एजेंट ने एक्ट करा विदाउट एनी अथॉरिटी और इन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, जहां पे ट्रेड और कस्टम एजेंट को पर्सनली लायबल बनाते हैं, जहां पर वो अपने खुद के एक्ट के लिए भी पर्सनली लायबल होता है। अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट, जहां पे एजेंट का खुद का इंटरेस्ट है उस एजेंसी में, दैट इज अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट, एजेंट का खुद का इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में, उस अथॉरिटी में, तो दैट इज एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। इसकी क्या क्या कंडीशन है? इंटरेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एजेंसी वाज क्रिएटेड, और अथॉरिटी मस्ट बी इंटेंडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एजेंट इंटरेस्ट, जो भी अथॉरिटी दी गई है वो एजेंट को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है। इंटरेस्ट सब्सटेंशियल होना चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए, और ओवर एंड अबव रेम्यूनरेशन। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कब टर्मिनेट मानी जाएगी, एजेंसी कब एंड मानी जाएगी? बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय एक्सपायरेशन, बाय डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, बाय इंसैनिटी, बाय इंसॉल्वेंसी, by dissolution, by destruction of the subject matter, by denunciation of authority or by revocation of authority by the principal। ये सारे पॉइंटर्स है, मैं इनको अभी फिर से कह रही हूँ, ये रिवीजन क्लास है तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप न्यू लेक्चर भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट, एजेंसी कब इरिवोकेबल होती है? जहां पर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट होती है, जहां पर एजेंट का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट मैटर में या अथॉरिटी में, जहां पे एजेंट ने खुद ने कुछ पर्सनल लायबिलिटी उनकर कर रखी है, जहां पे अथॉरिटी पार्ट की एक्सरसाइज कर रखी है, तो वहां पे जिस चीजों के लिए उसने ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रखी है उन चीजों के लिए वो इरिवोकेबल है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन को कर सकते। टर्मिनेशन कब इफेक्टिव होगा? एजेंट के लिए कब होगा? जब उसको पता चलेगा कि मेरे प्रिंसिपल ने टर्मिनेट कर दिया है, एजेंसी टर्मिनेट हो गई है। थर्ड पार्टी के लिए कब होगा? जब उनको पता चलेगा। एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट का मतलब है कि सब एजेंट की अथॉरिटी भी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गई। अनप्रिंसिपल डेथ और अनसाउंडनेस, एजेंट मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स ऑल। आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट very important chapter for you, from the point of view of exams as well, for your practical life and practical exposure as well. तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, प्रॉपर रिवीजन करना, एग्जाम में ये चैप्टर बहुत मार्क्स कैरी करता है, एक्स्ट्रा वेटेज रखता है, इसको बिल्कुल भी ऐसे छोड़ना नहीं है या कुछ भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड we'll meet soon in our next lecture.